हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम में। यहाँ पे सवाल ये किया गया था कि 1990 के आसपास का जन्म है, 2 बार विवाह हुआ और दोनों बार ही डाइवोर्स हो गया। ठीक है, अब ऐसा क्यों हो रहा है, इस चीज को यहाँ पे पकड़ने को कहा गया है। वीडियो थोड़ी सी लंबी जा सकती है क्योंकि चीजें आपको सामने से नहीं दिखाई देंगी। ठीक है, इसीलिए जो जो चीजों की जरूरत पड़ेगी इस बात कंसेप्ट को समझाने के लिए उनको एक एक करके आपके सामने रखते जाऊंगा। ये कुंडली जो है 7 नंबर से शुरू हो रही है। 7 नंबर का मतलब हो गया कि ये कुंडली तुला लगन से शुरू होती है। अब तुला लगन से कुंडली शुरू हो रही है तो फर्स्ट हाउस, उसके स्वामी वो है शुक्र। ठीक, शुक्र जो है वो जाके तृतीय भाव में बैठे हैं। पहली कंडीशन कि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड जब कभी भी थर्ड हाउस, सिक्स्थ हाउस, एट्थ हाउस या 12th हाउस में जाए, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। यहां पे मैं हाउस का मिड पॉइंट की बात नहीं कर रहा। फर्स्ट हाउस का जो राशि स्वामी होता है, जिसे आप लोग लग्नेश कहते हो, वो जब कभी भी थर्ड हाउस में जाए, सिक्स्थ हाउस में जाए, एट्थ हाउस में जाए या 12th हाउस में जाए, तो यह पहली बात दर्शाता है कि चीजों के में अंदर संघर्ष आएगा। पहली कंडीशन। ठीक है, दूसरी चीज, इस कुंडली के अंदर अगर नॉर्मल तरीके से आप पहले कुंडली को समझें, उसके बाद आगे की चीजों को देखेंगे। देखिए, 7th हाउस के बारे में बात होनी है, मैरिज के बारे में बात होनी है। ठीक, 7th हाउस के ऊपर आपको किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं दिखाई देगी। ठीक, क्योंकि देखिए, ना तो शनि देख सकते, ना मंगल देख सकते, ना ही बुध देख सकते, ना चंद्रमा, ना गुरु, इनमें से कोई भी ग्रह 7th हाउस को नहीं देख सकता। अब सवाल यह उठेगा कि अगर मैरिज हाउस पीड़ित नहीं है, 7th हाउस पीड़ित नहीं है, तो डाइवोर्स हो क्यों रहा है? ठीक है, अब इसको समझिए। 7th हाउस के ऊपर एक इंपैक्ट बनेगा। वो इंपैक्ट कहां से बनेगा? वो बनेगा सूर्य और राहु से। ठीक है, अभी इसको समझाऊंगा। इसके साथ साथ दूसरी इंपॉर्टेंट बात समझिए। मैरिज को देखने के लिए मैंने हमेशा कहा 7th से पहले 8th को देखिएगा। 7th का काम है पार्टनरशिप, मैरिज, लेकिन 8th का काम है उसकी हैप्पीनेस। 7th हाउस के ऊपर किसी भी पापी ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है, वो उसको पीड़ित नहीं कर रहा, इसीलिए मैरिज नहीं हो रही ऐसा नहीं है। पिछले वाले कुंडली में हम देख रहे थे 7th हाउस को पापी ग्रह पीड़ित कर रहे थे, इसीलिए उस जातिका की मैरिज में अड़ंगा आ रहा था। इनकी मैरिज 7th हाउस के ऊपर अड़ंगा नहीं आ रहा, इनके में मैरिज की हैप्पीनेस पे अड़ंगा आ रहा है। लॉन्गेविटी ऑफ द मैरिज ब्रेक हो रही है। क्यों हो रही है? अब देखिए, 8th हाउस के ऊपर अगर आप ध्यान से देखोगे तो वहां पर आपको राहु की दृष्टि दिखाई देगी, और राहु जो है वो बहुत अचानक से तुरंत रिजल्ट करने वाला प्लेनेट है। ये तो हुई पहली कंडीशन कि इस कुंडली में जो अष्टम भाव है वो राहु की दृष्टि से पीड़ित है। ठीक, इसीलिए जरा सी भी बात होगी, इंसान बस वहीं के वहीं साइन करना है और चले आना है, ये कंडीशन बनाएगा। अब इससे पहले समझते हैं कि इस कुंडली में परेशानी किन किन जगहों पर है, उसके बिना चीजों को समझा ही नहीं जा सकता। जब कभी भी किसी कुंडली को देखना हो तो कुंडली को हर उस एंगल से देखिए जहां से कि उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस आपको नजर आते होंगे। पहली कंडीशन, मैंने हमेशा कहा था सबसे ज्यादा सेंसिटिव हाउस कौन सा होगा? 4th हाउस, क्योंकि वो मन की स्थिति बताएगा। इस कुंडली में 4th हाउस के ऊपर सूर्य भी बैठे हैं और राहु भी बैठे हैं। 4th हाउस की सिचुएशन क्या बनी? देखिए, सूर्य जो है शनि की राशि में जाके बैठे हैं, हुआ शत्रु वाला स्थान। शनि जो है एक घर पीछे है, इसीलिए मित्र हो जाएंगे। ठीक है, उतना ज्यादा डैमेज नहीं करेंगे, लेकिन राहु और सूर्य
परस्पर शत्रु, और ऐसे स्थिति में सूर्य जो है वो और थोड़ा सा ज्यादा परेशान। इसका अर्थ क्या बना? इसका सीधा सीधा एक अर्थ बनेगा कि इंसान एग्रेशन, ईगो, अपनी हर बात को मनाने के ऊपर जिद में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि सूर्य क्या है? आपका आत्मबल। नेचुरली सूर्य रिप्रेजेंट्स क्या करता है? आपका एक आत्मा को रिप्रेजेंट करते हैं। और राहु के साथ ये कॉम्बिनेशन जब बनेगा तो कहीं ना कहीं उस चीज को हिट आउट करेगा। और फोर्थ हाउस में राहु और फोर्थ हाउस में सूर्य, सूर्य रिप्रेजेंट ही करता है अपनी मनमानी को, ठीक, और राहु उस चीज को और बढ़ा देगा। ऐसे स्थिति में यहां पे जातिका जो है उनके अंदर जिद का फैक्टर नेचुरली बढ़ेगा। ये मैरिज से कंसर्न ही नहीं है, ये इनबिल्ट सॉफ्टवेयर है जिसको कंट्रोल करना पड़ेगा। पहली चीज, मतलब आप इनको जन्म से देखते आए हैं तो आप वहां पे देखोगे कि जातिका के अंदर एक जिद का नेचर हमेशा बरकरार रहा होगा। इस चीज को कंट्रोल करना पड़ेगा, तब जाके चीजें आगे संभलेंगी। ये तो पहली कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन को देखिए। इस कुंडली में आपको मंगल ऐसे किसी भी भाव में बैठा हुआ नहीं दिखाई देता जो कि मैरिज को डिस्टर्ब करता हो, लेकिन उसके बावजूद भी ये जातिक का प्रबल मांगलिक है। प्रबल मांगलिक है, अगेन रिपीट कर रहा हूं, प्रबल मांगलिक है। और यहां पे मंगल जो है वो 7th और 2nd हाउस का लॉर्ड बन रहा है, ठीक है। लेकिन देखिए मंगल मांगलिक बना कैसे रहा है, पहले इसको समझ लीजिए। सूर्य कुंडली अगर हम देखेंगे तो मंगल वहां से 12वें भाव में है। चंद्र कुंडली से देखेंगे तो मंगल 7वें भाव में है। गुरु जिसे कारक देखें तो उससे भी 7वें भाव में है। अगर 7th हाउस के कारक के तौर पे शुक्र को देखें तो उसके भी साथ में बैठा है। यानी कि सूर्य, चंद्रमा और कारक, इन तीनों फैक्टर से ही कहीं ना कहीं वो मंगल मांगलिक बना रहा है। यानी कि सोचेगा नहीं वो जरा सा भी किसी कदम को उठाने में। ऐसे स्थिति में जो पार्टनर चाहिए वो भी सेम लेवल का चाहिए, ठीक है। अन्यथा सामने वाला इंसान अगर बराबर के लेवल पे नहीं है तो उस स्थिति में दूसरा जो पार्टनर है वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। और ऐसे स्थितियों में भी फिर वही बातें होती है कि नहीं निभ रही और चीजें टूट रही होती है। तो ये तो हुई ऊपर की कुछ चीजें। अब हम थोड़ा सा डेप्थ में चलते हैं। पहली बात आपको समझ में आई, 7th हाउस के ऊपर कोई पाप प्रभाव नजर नहीं आता, ठीक। लेकिन 8वां भाव लगन कुंडली में सीधे सीधे राहु से दृष्ट हो रहा है। राहु कैसा वर्क कर सकता है? राहु शनि की राशि में बैठ के शनि की तरह वर्क कर सकता है, तो भी पापी ग्रह। और अगर सूर्य की तरह काम करे, क्योंकि राहु सूर्य की होती है, तो ऐसे स्थिति में भी क्रूर प्रभाव आ रहे हैं और ये चीजें रिलेशंस को डिस्टर्ब करती हैं। हम यहाँ पे ये ज्यादा पॉइंट देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं रिलेटिव्स के साथ जो बिहेवियर होगा वो चुनौतीपूर्ण रहेगा और इस कारण से चीजें ब्रेक होंगी। इसको मैं 9 मार्च के अंदर उठा के दिखा दूंगा। अब चलते हैं सूर्य कुंडली और चंद्र कुंडली से पहले एक बार नॉर्मल लगन कुंडली को नॉर्मल वे में स्टडी करने के लिए। तो देखिए इनका जो लगन बन रहा है उसमें इनको जो डिग्री मिल रही है वो 21 डिग्री पे नक्षत्र है विशाखा। उसके स्वामी जो है वो होते हैं आपके गुरुदेव जुपिटर। जुपिटर जो है वो इस कुंडली में 9th हाउस में आके बैठे हुए हैं। 9th हाउस में आके बैठना अच्छा माना जा सकता है, लेकिन गुरु का इस कुंडली में राशि परिवर्तन है बुध के साथ। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट केस हो गया, ठीक है, इसको समझिएगा। जो गुरु है वो 9th हाउस में बैठे हुए दिख रहे थे, वहां तक तो वो बहुत अच्छे थे, लेकिन जब वो परिवर्तन करेंगे तो वो चले जाएंगे अपनी ही राशि में तीसरे भाव में। तीसरा भाव फिर क्या है? अष्टम से अष्टम है, कहीं ना कहीं डिलेज है। तीसरा भाव फिर क्या है? पराक्रम है। इसीलिए कहीं ना कहीं जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, जुपिटर है, उसका हाउस एक्सचेंज करना उसको एक चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां दे देगा। क्यों देगा इसको समझिए। अब इस कुंडली के हिसाब से अगर देखें तो एक घर में हमें 4 ग्रह दिखाई देते हैं, यानी कि तीसरा भाव वैसे भी बलवान था। उसकी स्थिति समझ लीजिए। शुक्र 27 डिग्री पर, शुक्र से जस्ट पीछे शनि है 26 डिग्री पर, और शुक्र से जस्ट आगे बुध है 28 डिग्री पर। इसका मतलब है एक बहुत ही क्लोज कंजंक्शन है वीनस, मर्क्यूरी और
सैटर्न का। ठीक, मंगल को देखें तो 11 डिग्री मूला नक्षत्र। अब मंगल यहाँ पे प्रोमिनेंट रोल तो निभाएगा क्योंकि वो 7th हाउस का लॉर्ड है। दूसरा, उसका कॉम्बिनेशन देख लीजिए, मूला नक्षत्र से है जो डिस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट करता है, जिसका स्वामी खुद केतु होता है। ठीक है, इसीलिए रह रहकर कहीं ना कहीं वो ऐसी स्थितियां बनाएगा जो कि चीजों को ब्रेक करती हो। पहली बात, मंगल के नक्षत्र से आप इसको पकड़ सकते थे। दूसरी चीज, हमारी बात हो रही है गुरु और आपके बुध के परिवर्तन को लेकर। गुरु जो है वो 7 डिग्री के बैठे हैं राहु के नक्षत्र में, आद्रा नक्षत्र में। अब गुरु भी, सोचने का ढंग भी किसके हवाले है? पूरी तरीके से राहु के हवाले है। शादी का जो 7th हाउस का जो लॉर्ड है मंगल, वो किसके हवाले है? वो केतु के हवाले है। कहीं ना कहीं ये दोनों कॉम्बिनेशन आपको राहु केतु के हवाले जाते हुए दिखाई देते हैं। दूसरी चीज जो है कि अगर मैंने राशि बदल दी, गुरु को उठा के अपनी राशि में बिठा दिया और बुध को लाकर मैंने बिठा दिया आपके 9वें भाव में, ऐसे स्थिति में भी देख लीजिए गुरु जो है वो 7 डिग्री को ही लेकर चले तो अपनी राशि में आएंगे। वहां पे उनको साथ आएगा जुपिटर का। किसके साथ? मंगल के। क्यों? क्योंकि 7 डिग्री के बाद 11 डिग्री। इसकी वजह से मुझे यहाँ पे ऐसा भी प्रतीत होता है कि जातिका लव मैरिज की तरफ जा सकती है। ठीक है, दूसरा एक कंसेप्ट और होता है, वो होता है नाड़ी का। तो नाड़ी वाले हिसाब से भी देखें, शुक्र और मंगल जो है वो कहीं ना कहीं एक ही भाव में विराजमान है। तो ऐसा मुमकिन है कि जिंदगी में जब 13-14 साल पार हो उसके बाद ही कोई पसंद आ जाए और इस वजह से भी जल्दी शादी हो गई हो। ठीक है, लव मैरिज के चांसेस वैसे भी बनते हैं क्योंकि 5th हाउस का लॉर्ड 7th हाउस के लॉर्ड के साथ में बैठा है और पराक्रम के भाव में बैठा है, तो लड़ झगड़ कर भी ऐसा इंसान मैरिज कर सकता है। तो फर्स्ट मैरिज ऐसी कंडीशन में भी बन सकती थी। फिर दूसरी बात वही कि शुक्र मंगल एक साथ है, एक चीज ब्रेक भी हो तो दोबारा फिर से वो जल्दी करा सकता है, वो चीजें भी काम कर रही थी। इतनी बातें आपको समझ में आ गई कि आखिरकार ये मैरिजेस बार बार और इतनी जल्दी जल्दी हो क्यों रही थी। या तो आपके वो कल्चर सिस्टम के हिसाब से आपने चीजों को जल्दी किया, या फिर कहीं ना कहीं जाति का खुद का मन भी था और इस चीजों को वहां तक उसने कर दिया। अब इस कुंडली में इस बात को समझना है कि मैरिज यहाँ पे जल्दी होनी चाहिए या नहीं। अब देखिए, इसके लिए सूर्य कुंडली को भी लगाना पड़ेगा और चंद्र कुंडली को भी। जब हम सूर्य कुंडली को लगा के देखें तो यहाँ पे देख लीजिए, पहली चीज सूर्य कुंडली से देखेंगे तो राहु केतु एक्सिस है 7th हाउस में। ये सीधा सीधा इंडिकेशन है कि देयर शुड बी अ कार्मिक डेप्ट बिटवीन हस्बैंड एंड अ वाइफ। कार्मिक डेप्ट बिटवीन हस्बैंड एंड अ वाइफ, मैंने बहुत पहले ही एक वीडियो बनाया हुआ था जिसमें मैंने बताया था कि मैरिजेस के कुछ टाइप्स हैं और उस हिसाब से आपको चीजें देखनी पड़ेंगी क्योंकि इसमें राहु केतु एक्सिस है। तो जब तक उस इंसान के साथ शादी नहीं होगी जिसके साथ की कर्म के बंधन को निभाना है, तब तक वो मैरिज नहीं चलेगी, चाहे आप 4 करा लो चाहे 400। ठीक है, इस कारण से एक चीज है। दूसरा, इस कुंडली में आप ध्यान से देख लो, जो 7th हाउस का लॉर्ड है चंद्रमा, वो अपने से 12वें हो चुका है। इस कारण से भी ये मन से चीजों को सीधे ब्रेक कर रहा है। ये कारण है कि यहाँ पे कई बार होता है ना कि लोग कनेक्ट हो जाते हैं कि नहीं, ठीक है, कोई लड़ाई झगड़े कोई चीजें चल रही है, हम सुलझा लेंगे। क्यों नहीं सुलझा पा रहे? चौथे भाव पे राहु और सूर्य का प्रभाव है, एग्रेशन दे रहा है। दूसरी तरफ सूर्य कुंडली से जो 7th हाउस का मालिक है वो उसको ब्रेक करने के लिए छठे में आके बैठा हुआ है, अपने से 12वें आके बैठा हुआ है। और ज्यादातर ग्रह जो है वो 12वें में बैठे हुए हैं, जो कि उस पर दृष्टि डाल के, शनि मंगल जैसे ग्रह उस पर दृष्टि डाल के उसको परेशान कर रहे हैं। इसीलिए बहुत ज्यादा हिचक नहीं करते हुए भी उन्होंने उसको ब्रेक किया। अब इसके बाद हम देखते हैं चंद्र कुंडली, ये बहुत प्रोमिनेंट हो जा रही है। देखिए, इस कुंडली को अगर आप देखोगे तो आपको सारी चीजें क्लियर दिखने लगेंगी। चंद्र कुंडली से 7th हाउस में शनि बैठे हैं और मंगल भी बैठे हैं। ठीक है, इसका सीधा सा अर्थ है जब शनि यहां बैठे हैं तो उस परिस्थिति में आपको तकरीबन पहले 30 साल तक तो शादी नहीं करनी, और अगर आपने पहले 30 साल शादी कर दी तो आपकी जिंदगी आपको बहुत ज्यादा परेशानियों में डाल देगी। दूसरी बात है कि शनि की मैच्योरिटी एज क्या है? शनि की मैच्योरिटी एज है 36। तो यहाँ पे मैं मोस्टली प्रेफर कराता हूं कि शादी को 33 से 36 की एज पे ले जाके करिए, तो जाके चीजें संभल पाएंगी, अन्यथा बहुत ज्यादा चुनौतियां देखने को मिलेंगी। तो ये
पहला ग्राउंड बन रहा है जहां पे लेट मैरिज होनी चाहिए थी। लेकिन देखिए, लगन कुंडली के सप्तम में कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही थी आपको, चंद्र कुंडली के सप्तम में आपको इतने सारे ग्रह बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं जो परेशानी का कारण है। ठीक है, हैप्पीनेस देख लीजिए, जो आपका 8th हाउस का लॉर्ड है शनि, वो अपने से 12वें आके बैठा हुआ है। 8वां घर जो कि मन से, चंद्रमा से देख रहा है ना, मन से, मस्तिष्क से जो देगा चीजों को, उसमें 8वें भाव में सूर्य और राहु आके बैठे हुए। तो जो खुशियों का सुख है उसको सूर्य अपना खुद का ईगो और राहु अपना जल्दबाजपना, चीजों को क्रिएट करना, इमेजिनेशन करना, बहुत ज्यादा अपने आप को डोमिनेटिंग नेचर के साथ आगे ले आना, ये कई बार चीजों को, यानी कि मैरिज के हैप्पीनेस को ब्रेक करेगा। ये बात समझिए, ये चंद्र कुंडली से आप उठा के देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब यहाँ पे पहली सलाह यही होती है कि कोशिश ये कि मैरिज लेट हो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आप हर जगह एक चीज को समझ लीजिए कि सूर्य और राहु का कॉम्बिनेशन है जिसे पितृदोष भी माना जाता है। इसीलिए इस चीज को ध्यान रखते हुए चलना है कि पितृदोष इस कुंडली में काम कर रहा है। अचानक से कुछ ना कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती है जो कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई ना कोई ऐसी चुनौती दे देती है, जातिका पलट के अचानक से उनकी समझ के बिना वो कुछ भी बोल देती है, और ये भी एक रीजन बनेगा चीजों को ब्रेक करने के लिए। अब चलते हैं हम कि जब उनका जन्म हुआ उसमें क्या था। जन्म के समय जो योग मिला है वो है वैधृति का। ये भी थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक योग है, इसीलिए अब जब अगली बार मैरिज में उतरे उससे पहले आपके जो भी वहां पे लोकल पंडित होंगे उनसे एक बार सलाह लेते हुए कहिएगा कि इस योग की शांति करानी है। इस योग को जन्म देने वाले जो ग्रह है वो है गुरु। ठीक है, क्योंकि ये टाइम डिपेंडेंट होता है, वो सब मुहूर्त और वो देख के वो आपको बता देंगे। बस इतना बोल रहा हूं कि ये जो योग है जिसमें जन्म हुआ है, ये ऐसा योग है जो कि थोड़ा सा प्रॉब्लम देता है जिंदगी के अंदर, इस कारण से भी चीजें ऐसी हो रही हैं। इसके बाद आप देखो, ये तो आपका नवमांश है, इस पे चर्चा करते हैं। इसके बाद गुरु को लेकर जो बात है उस पे आऊंगा। इस नवमांश को अगर आप रीड करो तो फिर से स्थिति देख लीजिए। जो लगन कुंडली में 7th हाउस का लॉर्ड था वो था मंगल। ठीक है, वो नवमांश की कुंडली में नीच राशिस्थ हो गया। पहली बात, इसका मतलब है कि जो 7वें घर की खुशी थी, और ना सिर्फ कि 7वें बल्कि 2nd हाउस का भी था, फैमिली का भी था, उन दोनों का ही स्वामी होकर जब मंगल नीच राशिस्थ हो रहा है तो उन खुशियों को कम कर रहा है किस्मत के द्वारा, नवमांश के द्वारा। दूसरी चीज, नवमांश की कुंडली के अंदर 4थे भाव में फिर से देखिए सूर्य और राहु, पितृदोष फॉर्मेशन आ रहा है। दूसरा, मंगल राहु, मंगल सूर्य, एग्रेशन आ रहा है। इसका मतलब ही हो रहा है कि बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव वे में ये चीजों को डील कर रहे हैं, और ये चीज इतना ज्यादा बढ़ रहा है कि दूसरा साइड इसको संभाल नहीं पा रहा। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि कम से कम इक्विवेलेंट मंगल चाहिए जो कि डेटरेंस पैदा कर सके। देखो क्या होता है, चाइना इंडिया पे हमला करना चाहता है, इंडिया चाइना पे हमला करना चाहता है। जब हम ऐसी बातें करते हैं तो हम बोलते हैं कि दोनों तरफ से हथियार बना लो, इस्तेमाल किसी को नहीं करना, लेकिन एक डेटरेंस होता है। ठीक है, अगर सामने वाले में वो डेटरेंस कैपेसिटी नहीं है तो फिर ये हावी होंगे, फिर चीजें ब्रेक होंगी। अगर सामने वाला बहुत भारी है, ये हावी नहीं हुए, तो भी ब्रेक होंगी। इसीलिए बराबरी का पॉइंट चाहिए। अब बराबरी का पॉइंट आपको या तो मंगल दे या फिर शनि दे दे। इसलिए जो भी अगला चार्ट मैच होगा वहां पे आपको पहला कोशिश मांगलिक, और दूसरा अगर मंगल से नहीं हो रहा होगा तो फिर आपको शनि से जाके बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि राहु को बैलेंस करने के लिए सबसे प्रोमिनेंट है तो वह है शनि। इसको ध्यान रखते हुए मैच मेकिंग फ्यूचर में करिएगा। प्रॉब्लम समझ में आ रही है कि इस कुंडली के अंदर, नवमांश के अंदर जो सुख होता है, जो मन का भाव है, 4था भाव है, वो बहुत बुरी तरह से पीड़ित हो रहा है। कारण क्या? कारण सिर्फ ये कि वहां पे जो मंगल है वो बैठ के उस भाव को नीच कर रहे हैं। सूर्य और राहु उस भाव को वैसे भी पीड़ित कर रहे हैं। सुख के भाव को देखें, अष्टम को देखें, तो अष्टम जो है वहां पे शनि बैठे हुए हैं। इस नवमांश की कुंडली में अष्टम का मालिक कौन? मंगल। फर्स्ट हाउस, जो मैरिज को चलाने का फर्स्ट हाउस का स्वामी कौन? मंगल। वो दोनों ही नीच हो रहे हैं, इस कारण से मैरिज भी ब्रेक हो रही है और मैरिज की हैप्पीनेस में भी दुख आ रहे हैं। ये चीजें आपको यहाँ पे अब क्लियर हो जानी चाहिए।
प्लस पॉइंट क्या नजर आता है इस कुंडली के अंदर कि जुपिटर, मर्क्यूरी और वीनस, तीन ग्रह जो हैं वो कहीं ना कहीं नवमांश में आपके 9th हाउस में बैठे हुए दिखाई देते हैं। अब इसके अंदर से अगर आप ध्यान से देखोगे तो वीनस और मर्क्यूरी ये 9 नंबर में लगन कुंडली में भी थे और 9 नंबर में ही आपको बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं नवमांश में। इसका मतलब ये दोनों वर्गोत्तम है। अब इसका अर्थ क्या हुआ? लगन कुंडली में फर्स्ट हाउस का लॉर्ड और 8th हाउस का लॉर्ड बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है, वर्गोत्तम है। इस चीज को ध्यान रखना है। इसलिए ये अपनी ओर से किस्मत में आगे भी मौका देगा जिंदगी को एक बार संभालने का। लेकिन अब मैरिज कब करिएगा? मैरिज ऑलमोस्ट अराउंड एज ऑफ 36 पे करिएगा। अब ये क्यों कह रहा हूं, इसको समझिए। देखिए, शनि 8वें घर में बैठा हुआ है। इसके पहले अगर वो दे रहा है तो उसको बचा नहीं पा रहा, क्योंकि नवमांश की कुंडली में नॉर्मली वहां बैठा है। लगन कुंडली में शनि यहां पे नहीं बैठा था, इसके ऊपर राहु की दृष्टि थी। अभी भी देख लीजिए, इसमें भी राहु की दृष्टि ही है अष्टम भाव के ऊपर। ठीक है, अब इससे ज्यादा दिक्कत क्या थी वो देखिए। इस कुंडली में गुरु जो है वो कहीं ना कहीं कर्स ऑफ गॉड श्रापित हो रहा है, नृत्य दोष में आ रहा है। इस परिस्थिति में गुरु रिप्रेजेंट क्या करता है? किसी भी फीमेल चार्ट में हस्बैंड को रिप्रेजेंट करता है, और आप देख रहे हो कि यही चीज बार बार ब्रेक हो रही है। अगर भाव के हिसाब से कहता तो लगन कुंडली में गुरु जो है वो कहाँ के स्वामी बन रहे थे? लगन कुंडली में तो आपके जो गुरु हैं वो स्वामित्व तो हासिल करते हैं आपके लिए 6th हाउस और 3rd हाउस का। ठीक है, इस हिसाब से तो परेशानी हमें सर्विस के अंदर देखने को मिलनी चाहिए थी, या फिर हमें देखने को मिलनी चाहिए थी कहां पर? उनके बोल्डनेस और करेज में। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हो क्या रहा है, गुरु स्वामी है चंद्रमा से 7th मैरिज हाउस का। तो कहीं ना कहीं जब यहाँ पे ये ग्रह श्रापित हो रहा है, पीड़ित हो रहा है, तो कारक हस्बैंड, और साथ साथ चंद्रमा से देखें तो मैरिज को भी डिस्टर्ब कर रहा है। ये भी एक प्रॉब्लम बनी हुई है। ठीक है, अब देखिए, गुरु की ही दशा ऑलमोस्ट चल रही है 2010 से 2026 तक। 1990 का जन्म है, आप हिसाब लगा के देखो, एज ऑफ 36 कंप्लीट होगी ही आपकी 2026 के आसपास। जब तक कि ये जो आपका ग्रह है गुरु, जो कि पूरी तरीके से हम देख रहे हैं कि दुख दे रहा है, कर्स ऑफ गॉड पे है ना, श्रापित है, तो ये पूरी दशा ही कहीं ना कहीं आपको परेशान करके चल रही है। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि कोशिश अब ये हो कि या तो बहुत अच्छे से मैच्योरिटी डेवलप कर ले, अन्यथा एज ऑफ 36 के आसपास जाके ही मैरिज में एंटर करे, तो चीजों को थोड़ा सा संभालते हुए आगे बढ़ेंगे। जो 4th हाउस के ऊपर दोष है वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है। इंसान हर बात पे बहुत ज्यादा एग्रेसिवनेस दिखाए, ये चीजें कई बार प्रॉब्लम देंगी। इसलिए इस नेचर को ओवरकम करना पड़ेगा। इसके बाद ही कहीं पर किसी के साथ भी साझेदारी मुमकिन हो पाएगी। 7th हाउस मैरिज को देख रहे हैं, इसलिए ऐसी बात हो रही है। मैरिज से हटके भी किसी दूसरी चीजों में देखेंगे तो वहां पे साझेदारी में प्रॉब्लम सिर्फ वो फॉर्मेशन ही करेगा, क्योंकि 4th हाउस के अंदर इस तरीके से पापी ग्रहों का आना, और खासकर नवमांश में भी लौट के आना, ये चुनौती देता है। और नवमांश में मंगल वहां और नीच हो रहा है, इस कारण से मैरिटल लाइफ के अंदर और भी ज्यादा दुख देखने को मिलते हैं। मुझे उम्मीद है कि अब आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। गुरु की ही पूरी महादशा रही है जिसमें कि आप ये सारी चीजों को महसूस कर रहे थे। धन्यवाद।